हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिबरेशन आईएएस। माई सेल्फ भारती गौतम। और आज से हम एडिटोरियल एनालिसिस शुरू करेंगे। तो हमारा एडिटोरियल एनालिसिस में आज हम 3 एडिटोरियल डिस्कस करेंगे जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से रिलेटेड। दूसरा है हमारा यूएस के प्रेसिडेंट ने हमारी इंडिया की एयर को फिल्थी बोला है। तो दूसरा है हमारा एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड। तीसरा है हमारा कोविड-19 से रिलेटेड। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा आर्टिकल जो आया था आज हिंदू में 27 अक्टूबर को। ये है हमारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो अभी मीटिंग हुई थी 21 अक्टूबर टू 23 अक्टूबर। 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की प्लानरी जो है सेशन हुआ था। उस सेशन में पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला नहीं गया है, ना उसे ब्लैक लिस्ट में डाला गया है, ना उसे ग्रे लिस्ट से निकाला गया है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा है। और हम आगे डिस्कस करने से पहले हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में देख लेते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ये 1989 में स्टैब्लिश की थी। 1989 में जब ये इसका जो हेडक्वार्टर है, ये OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के हेडक्वार्टर में ही इसका सेक्रेटरीट है, दैट इज़ इन पेरिस। तो इसका जो सेक्रेटरीट है इट इज़ इन पेरिस। और इस जब ये 1989 में स्टैब्लिश की थी तो G7 का एक सेशन हो रहा था पेरिस में, तो उसमें इसे स्टैब्लिश किया गया था। इट वाज स्टैब्लिश इन द सेशन ऑफ G7 कंट्रीज़ के सेशन में। और अगर आपको ज़्यादा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में पढ़ना है तो मैंने एक पूरी वीडियो उस पर बनाई हुई है, तो और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में अभी। तो ये जो है इसका सेक्रेटरीट पेरिस में है। G7 की मीटिंग में ये 1989 में स्टैब्लिश की गई थी। इसके 37 मेंबर्स हैं और 2 इसके जो हैं ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो मेंबर्स हैं। फर्स्ट वन इज़ यूरोपियन कमीशन, सेकेंड वन इज़ गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। ये सुन्नी डोमिनेटेड काउंसिल है। इसकी साल में 3 बार मीटिंग होती हैं। एक हमारी होती है जून में, दूसरी हमारी होती है अक्टूबर में, तीसरी हमारी होती है फरवरी में। तो ये जो 21 टू 23 अक्टूबर थी, ये अक्टूबर वाला प्लेनरी सेशन था। और इंडिया इसका मेंबर है, फुल टाइम मेंबर। इंडिया बिकेम इट्स मेंबर इन 2010। ये हमारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। और ये क्या क्या काम करती है? ये मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशंस और उनके एनफोर्समेंट है उन्हें बनाती है। ये टेरर फाइनेंसिंग के से रिलेटेड काम करती है। और ये जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस हैं उनके प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए काम करती है। इसके 3 काम हैं: मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का जो प्रोलिफरेशन है उसको रोकने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना। अब क्या हुआ है आज इस बार प्लानरी मीटिंग में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की? पाकिस्तान को 2018 में ग्रे लिस्ट में डाला गया था और बोला गया था कि तुम्हें 2019 तक अपना जो है, उन्हें 27 पॉइंट्स ऑफ एक्शन दिया गया था और उसे वो 2019 के अक्टूबर तक कंप्लीट करना था। 27 पॉइंट्स जो पॉइंट ऑफ एक्शन जो दिया गया था वो अक्टूबर 2019 तक कंप्लीट करना था। और पाकिस्तान जो है इन्हें कंप्लीट नहीं कर पाया 2019 तक, अक्टूबर 2019 तक। उस टाइम पे एक रेजोल्यूशन मूव किया गया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की प्लानरी में कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए तो इसके अगेंस्ट जो है चाइना ने और हमारा मलेशिया ने और टर्की ने इसके अगेंस्ट वोट किया था कि भाई पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला देना चाहिए, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रहने देना चाहिए। तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रह गया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एक रूल है, अगर 3 कंट्रीज़ किसी चीज़ के अगेंस्ट वोट कर देती हैं तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं होता है। तो तो पाकिस्तान हमारा ग्रे लिस्ट में रह गया हमारा अक्टूबर 2019 में। उसके बाद कोरोना आ गया तो पाकिस्तान को जो है टाइम मिलता चला गया और हमारा अक्टूबर 2020 आ गया। और अभी तक भी पाकिस्तान ने 27 में से सिर्फ 21 जो हैं पॉइंट्स जो हैं उनको क्लियर किया है। अभी भी जो हैं 6 पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर नहीं हुए हैं। तो फिर से रिजोल्यूशन मूव किया था कि पाकिस्तान को निकालना चाहिए ग्रे लिस्ट में, क्योंकि 21 पॉइंट्स जो हैं वो कंप्लीट कर चुका है और सिर्फ 6 पॉइंट्स रह रहे हैं। तो सिर्फ टर्की, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, सिर्फ टर्की ने जो है
पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाले जाने के फेवर में वोट किया है। ना चाइना ने वोट किया, ना सऊदी अरेबिया ने वोट किया, ना मलेशिया ने वोट किया, जो कि पाकिस्तान के फेवर में बोलते हैं, जो पाकिस्तान के फ्रेंड्स हैं, पाकिस्तान के एलाइज़ हैं, उन्होंने वोट नहीं किया, सिर्फ टर्की ने वोट किया। ये एक जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो है मुद्दा है, बहुत इम्पोर्टेंट जो है डेवलपमेंट हुई है। तो पाकिस्तान को अब 4 मंथ दिए गए हैं, फरवरी में फिर से डिसाइड किया गया है, फरवरी में फिर से डिसाइड किया जाएगा। 4 मंथ दिए गए हैं जिसमें पाकिस्तान को क्या क्या काम करने हैं। सबसे पहले उसे जो यूएनएससी ने बैंड किए गई हैं, टेररिस्ट ग्रुप जो यूएनएससी ने बैंड किए गए हैं, उनके अगेंस्ट जो है काम करना है। दूसरा, इनके जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो बैंड ग्रुप्स को वो चैरिटी देती हैं, जो भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, उस उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो है बैन करना है। तीसरा है, हमारे जो भी फ्यूगिटिव टेररिस्ट हैं, जो भी हमारे टेररिस्ट पाकिस्तान में जो छुपे हुए हैं, जिन्होंने भी पाकिस्तान में पनाह ली हुई है, उन टेररिस्ट को कन्विक्ट करना है, उनके अगेंस्ट एक्शंस लेने हैं। तो चौथा है, उसको अपने जो रूल्स और अपने जो लॉज हैं, जो एंटी टेररिज्म लॉज हैं, उनको यूएनएससी के जो हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग उनको मोल्ड करना है, और उन्हें क्रैक डाउन करना है टेरर फाइनेंसिंग में, विच इज़ टेरर फाइनेंसिंग जो है नारकोटिक्स और स्मगलिंग के थ्रू होती है, तो उस पर क्रैक डाउन करना है, उसको भी रोकना है पाकिस्तान को। ये सब काम पाकिस्तान को फैब 2021 तक किए जाएंगे, और फैब 2021 में फिर से प्लेनरी सेशन होगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, और उसमें डिसाइड किया जाएगा कि अब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना है कि ब्लैक लिस्ट में डाल देना है, कि ग्रे लिस्ट से हटा देना है। अब इंडिया के लिए क्या, इस मीटिंग में इंडिया के लिए क्या निकल के आया है? इंडिया, पाकिस्तान को फोर्स किया गया जा रहा है कि अपने जो लेजिस्लेशंस हैं, अपने जो रूल्स हैं, उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पाकिस्तान मोल्ड करे। तो ये इंडिया के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान को पुश किया जा रहा है कि वो टेरर फाइनेंसिंग को ख़त्म करे, टेररिज्म को ख़त्म करे, और जैसे कि लश्कर ए तैयबा, जैसे मोहम्मद, इन सब जो टेरर ग्रुप्स हैं, जो इनके अगेंस्ट काम करे, विच वर्क्स अगेंस्ट इंडिया। ये टेरर ग्रुप्स इंडिया के अगेंस्ट काम करते हैं, और अब पाकिस्तान को फोर्स किया जा रहा है कि ये इन टेरर ग्रुप को जो है बंद करे, इनकी फाइनेंसिंग बंद करे, इनको सपोर्ट करना बंद करे, और इन टेरर ग्रुप्स को रिफ्रेन करेगा, कुछ किसी भी प्रकार के पब्लिक कमेंट्स में पार्ट ना लें, किसी भी प्रकार के फंड रेजिंग में पार्ट ना लें, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर इंडिया। अब और एक और जो डेवलपमेंट है, पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान को यूएस लेड जो अफ़गान टॉक्स हो रही हैं जो तालिबान के साथ, पाकिस्तान को उसमें पार्ट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान के बिना नहीं हो पाएंगी। तो अब पाकिस्तान को इनमें पार्ट लेना ही पड़ेगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए, क्योंकि ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान जब तक रहेगा, जब तक पाकिस्तान को जो है आईएमएफ से लोन लेने में, वर्ल्ड बैंक से लोन लेने में या कोई भी इंटरनेशनल लोन लेने में जो है बहुत प्रॉब्लम्स होगी। इंटरनेशनल लोन लेने में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी पाकिस्तान को, क्योंकि जब तक वो ग्रे लिस्ट में रहेगा तो उसकी जो है क्रेडिट रेटिंग्स ख़राब रहेंगी, इसको महंगे लोन मिलेंगे, इसको मतलब ज़्यादा हार्श कंडीशंस पे लोन मिलेंगे। तो ये सब है। तो इंडिया का जो इवेंचुअल गोल है वो है कि पाकिस्तान जो है, ये नहीं है कि पाकिस्तान जो है थोड़े टाइम के लिए इनको बंद कर दे, ग्रे लिस्ट से निकल जाए, और जो है फिर से इन्हें फंड करना शुरू कर दे, क्योंकि पहले भी पाकिस्तान जो 2008 में हमारा ग्रे लिस्ट में रह चुका है, उसके बाद 2012 से हमारा 2015 तक हमारा पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रह चुका है। तो इंडिया का एम ये नहीं है कि इंडिया चाहती है कि पाकिस्तान फुली डिसमेंटल कर दे जो है अपना टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये भी समझे कि ये पाकिस्तान के खुद के इंटरेस्ट में भी है। तो इंडिया का इवेंचुअल गोल ये है कि पाकिस्तान ये समझे कि पाकिस्तान के खुद के इंटरेस्ट में भी है कि वो टेरर फाइनेंसिंग को, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को परमानेंटली डिसमेंटल कर दे। तो ये था हमारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में जो भी हमारा आर्टिकल था। तो ये आप इसे आप जो मेरे ये स्लाइड्स हैं, इसे आप टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो ये आप जो है टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है ट्रंप ने जो है इंडिया की एयर को फिल्दी बोला है, विच इज़ एन बिग एम्बेरसमेंट फॉर इंडियन गवर्नमेंट। ट्रंप हैज़ कॉल्ड इंडियन एयर एज फिल्दी, ही हैज़ रिफर्ड इंडियन एयर एज फिल्दी। तो अब इससे दो काम होंगे। एक तो इंडियन का नेशनलिस्टिक बैकलैश होगा, क्योंकि जो नवंबर में हमारा इलेक्शन है
यूएस में, नवंबर में हमारा इलेक्शन है यूएस में। तो जो है इंडियन ओरिजिन जो सिटीजन्स हैं, इंडियन ओरिजिन सिटीजन्स जो हैं, वो उन लोगों को इस बात का बुरा लगेगा, उनमें नेशनलिस्टिक जो है फीलिंग्स डेवलप होंगी और विच कैन वर्क अगेंस्ट ट्रम्प। तो पहला तो इसका आउटकम ये हो सकता है। दूसरा ये है कि ट्रम्प जो है, जब से ट्रम्प जो सेशन में आया है पिछले 4 साल से, ट्रम्प ने अपना पूरा सेशन जो है, ही हैज़ स्पेंड ऑल हिज टर्म डिसमेंटलिंग मैनी एनवायरमेंटल रेगुलेशंस। उसने जो है उन्होंने पॉल्यूशन से रिलेटेड, जितने भी एमिशन स्टैंडर्ड से रिलेटेड, कोल प्लांट से रिलेटेड, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो भी रेगुलेशंस हैं उनको डिसमेंटल किया है। उसने सिर्फ डेवलपमेंट पे फोकस किया है, और डेवलपमेंट पे फोकस किया है, और उन्होंने जो है एनवायरमेंट पॉल्यूशन और इस सब पे ध्यान नहीं दिया है। इस एनवायरमेंट पॉल्यूशन को कम करने पे ध्यान नहीं दिया है। ट्रम्प ने जो पेरिस एग्रीमेंट है उससे भी ऑप्ट आउट कर लिया था और इंडिया और जो चाइना है, इंडिया और चाइना, उन्होंने प्लेज किया हुआ है पेरिस एग्रीमेंट को फुलफिल करने के लिए, अपनी कमिटमेंट्स को फुलफिल करने के लिए इंडिया और चाइना ने। और दूसरे हाथ में अगर हम देखें, ट्रम्प ने जो है इस एग्रीमेंट से पुल आउट कर लिया है। तो ट्रम्प जो है बहुत हिपोक्रेटिकल बात की है ट्रम्प ने ये। पर हम कितना भी ट्रम्प को क्रिटिसाइज़ करें, पर इंडिया का जो एयर पॉल्यूशन है वो एक मेजर प्रॉब्लम है इंडिया में, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इंडिया बहुत एफर्ट्स भी ले रहा है इस चीज़ के लिए। इंडिया ने इस साल में BS6 जो स्टैंडर्ड्स हैं वो BS6 स्टैंडर्ड्स हैं वो अडॉप्ट किए हैं इस साल में, और स्टबल बर्निंग को भी बैन किया है इंडिया ने, ताकि एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल में रखा जा सके। ये सब करने के बाद भी इंडिया का जो एनुअल एवरेज PM पार्टिकुलेट मैटर जो 2.5 जो एवरेज पूरे साल का है, वो होता है हमारा 40 माइक्रोग्राम्स। ये हमारा 40 माइक्रोग्राम्स होता है, विच इज़ 4 टाइम्स द WHO लिमिट। WHO की लिमिट्स 10 माइक्रोग्राम तक होती है, और हमारा इंडिया का एनुअल जो एवरेज PM 2.5 है वो 40 माइक्रोग्राम्स होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। जब लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन में लोगों ने बहुत राहत की सांस ली थी, बहुत एयर हमारी क्लीन हो गई थी, हमारा पॉल्यूशन कम हो गया था, क्योंकि व्हीकल्स मूव नहीं कर रहे थे, इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई थी। पर जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ है तो सेम कंडीशंस वापस आ गई हैं। दिल्ली में अब एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, आँखों में फिर से वही जलन, इरिटेशन होने लग गई है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग गई है। और उम्मीद की जा रही थी कि लॉकडाउन के बाद ग्रीन मोबिलिटी बढ़ेगी, बाइसिकल्स का यूज़ बढ़ेगा, जो कि नहीं बढ़ा है, वो सेम चल रहा है। व्हीकुलर पॉल्यूशन सेम लेवल पे आ गए हैं। स्टबल बर्निंग को वैसे तो बैन कर दिया गया है, लेकिन पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अभी भी स्टबल बर्निंग जो है वो करी जा रही है, अभी भी जो है जलाया जा रहा है क्रॉप्स को। तो ये सब अभी भी हो रहा है। और हार्वर्ड की स्टडी ने बताया है कि अगर 1 माइक्रोग्राम पार्टिकुलेट मैटर बढ़ता है, एक माइक्रोग्राम पार्टिकुलेट मैटर के इंक्रीज होने से 8% चांसेस बढ़ जाते हैं कोरोना वायरस के डेथ रेट को इंक्रीज होने के। कोरोना की डेथ रेट को 1% PM 2.5 इंक्रीज होने से, 1 माइक्रोग्राम ऑफ PM 2.5 इंक्रीज होने से 8% जो है डेथ्स बढ़ जाती हैं कोरोना वायरस से जो डेथ्स हो रही हैं। तो लॉन्ग टर्म में ये बहुत ख़राब है हमारी इंडिया की पॉल्यूशन, हमारा जो हम जैसे हैंडल कर रहे हैं इसे। सरकार को चाहिए कि सरकार को फार्म मैकेनाइजेशन पे ध्यान देना चाहिए, ऑल्टरनेटिव्स निकालने चाहिए। जैसे कि अभी पूसा हमारा डिकम्पोज़र आया है, पूसा डिकम्पोज़र को अगर ये काम करता है, दिल्ली गवर्नमेंट जो है इसे यूज़ कर रही है ट्रायल बेसिस पे, अगर ये काम करता है तो इसको फार्मर्स को इंसेंटिव्स देके इस टेक्नोलॉजी को मास स्केल पे यूज़ करना चाहिए। तो ये सब हमारा एयर क्वालिटी से रिलेटेड है। जैसे कि इंडिया अगर पोस्ट कोरोना अगर हम डेवलप करने की सोच रहे हैं, हम पोस्ट कोरोना हम बिल्ड बेटर करने के लिए बात कर रहे हैं, तो वी नीड टू एड्रेस द क्राइसिस ऑफ फाउल एयर। हमें फाउल एयर के क्राइसिस को एड्रेस करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है कोविड-19 से हमारा क्या क्या इफेक्ट हुआ है, और हम कोविड-19 से बिल्ड बेटर कैसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो
इंडिया में जो है बहुत मतलब वुमेन्स को ज़्यादा फ़र्क पड़ा है कोविड-19 से, डिफरेंशियल इम्पैक्ट हुआ है इंडिया में कोविड-19 का। वुमेन्स पे एक अलग तरह का इफ़ेक्ट पड़ा है, मेंस पे अलग तरह का इफ़ेक्ट पड़ा है और वुमेन्स पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। वुमेन्स पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है, क्यों पड़ा है? क्योंकि वुमेन्स जो हैं वो ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं। वुमेन्स जो हैं ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं और वो पहले लॉकडाउन के फर्स्ट मंथ में 60% जो है इनकम जो है वुमेन्स की कम हो गई थी, वो क्योंकि वुमेन्स ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं। ये पहला तो ये इम्पैक्ट है। दूसरा है हमारा वुमेन्स और जो गर्ल्स हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में पहले जो था 87 मिलियंस वुमेन्स एंड गर्ल्स वर इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, वो इंक्रीज होकर 100 मिलियंस हो गई है ये। और हमारी जो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 60% तक इंक्रीज़ हो सकती है। मैटरनल मोर्टेलिटी हमारी मैटरनल डेथ्स जो हैं वो मैटरनल डेथ्स जो हैं 60% तक इंक्रीज़ हो सकती हैं, क्योंकि कोरोना के चलते क्लीन बर्थ एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है। हॉस्पिटल में जो है डिलीवरी हॉस्पिटल में नहीं हो पा रही हैं, फिर से घरों में डिलीवरी होने लग गई हैं। और हमारा जो है एंटीबायोटिक्स जो है टाइम पे नहीं मिल पा रही हैं। हमारी मतलब हमारा जो मेडिकल सिस्टम है वो डिटेरिएट हो गया है। वो क्योंकि कोरोना पे लोग फोकस कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल्स में बेड ही खाली नहीं है, कोरोना पेशेंट्स भरे हुए हैं। तो और लोगों को डर है कि अगर आप जाके हॉस्पिटल्स में जाके अगर आप डिलीवरी करेंगे, हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो बच्चे को कोरोना ना हो जाए, बच्चे की माँ को कोरोना ना हो जाए। तो इसलिए लोग जो है प्रेफर कर रहे हैं कि घर में डिलीवरी कर लें, जिसकी वजह से 60% तक हमारी मैटरनल डेथ जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है। चाइल्ड में वेस्टिंग जो है वो 10% से 50% जा सकती है। वेस्टिंग हमारी होती है लो वेट फॉर हाइट। हाइट के हिसाब से जितनी आपका वेट होना चाहिए वो कम है। तो वेस्टिंग जो है वो हमारी 10% से 50% तक इंक्रीज़ हो सकती है। और कोरोना ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी डिस्टर्ब कर दिया है, क्योंकि स्कूल्स कॉलेजेस सब बंद है। और इसका जो इम्पैक्ट पड़ा है वो न्यूट्रिशंस पे पड़ा है डायरेक्टली, क्योंकि हमारी मिड डे स्कूल्स बंद हो गए हैं तो हमारी मिड डे मील बंद हो गई है। मिड डे मील बंद हो गई है तो हमारी मिड डे मील में जाके मिड डे मील जो है एक गरीब मिड डे मील हमारा गरीबों जो हमारे अंडर प्रिविलेज्ड जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे गरीब स्टूडेंट्स हैं, वो जाके वहाँ पे एक न्यूट्रिशियस फूड लेते थे लंच में, वो हमारा ख़त्म हो गया है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो डिपेंड करते हैं स्कूल मील्स पे ही, बहुत सारे बच्चे। तो ये एक फ़र्क पड़ा है। अगला है हमारा कोरोना की वजह से, क्योंकि लोग घर में बैठे हुए हैं तो एक सर्ज इन डोमेस्टिक वायलेंस देखा गया है। और हमारा इम्यूनाइजेशन जो सर्विसेज हैं, 70% ऑफ द कंट्री रिपोर्टेड पार्शियल और कंप्लीट डिसरप्शन ऑफ इम्यूनाइजेशन सर्विसेज। हमारी जो इम्यूनाइजेशन सर्विस है, जैसे कि पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं और अदर इम्यूनाइजेशन सर्विस हैं, उनमें डिसरप्शन देखा गया है। 70% ऑफ द कंट्री हैज़ रिपोर्टेड पार्शियल और कंप्लीट डिसरप्शन इन दीज सर्विसेज। और हमारा अगला है हमारा और डायग्नोसिस, जैसे कि हमारे एक तो इम्यूनाइजेशन और भी डायग्नोसिस, जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के डायग्नोसिस, कैंसर डायग्नोसिस, और भी ये जितने डायग्नोसिस हैं इनमें भी डिसरप्शन देखा गया है, क्योंकि लोग जो हैं वो डर रहे हैं हॉस्पिटल्स में जाने से कि उन्हें कोरोना ना हो जाए। जिन लोगों को पहले से ही प्रॉब्लम्स हैं, जिन लोगों को पहले से ही बीमारियां हैं, उनको ज़्यादा खतरा है कोरोना से। अगर कोरोना होता है तो उनके डेथ का ज़्यादा खतरा है, तो इसलिए लोग नहीं जा रहे हैं। तो ये डिसरप्शन देखा गया है। अब हम बेटर कैसे बिल्ड कर सकते हैं आफ्टर कोरोना, हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। एसेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करना है। एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के साथ साथ हमें फाइनेंशियल प्रोटेक्शन पे भी ध्यान देना है। एसेंशियल सर्विसेज ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करें और लोगों की फाइनेंशियल प्रोटेक्शन पे ध्यान ना दें। जिसका एक एग्जांपल हम जैसे कि हम आयुष्मान भारत में देख सकते हैं, जिसमें कि 5 लाख तक का फ्री इलाज होता है। और दूसरा, हम प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस हम लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगला स्टेप हम क्या लिख सकते हैं, हम टेलीमेडिसिन पे फोकस कर सकते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, ताकि लोगों को जो हॉस्पिटल्स जाना ही नहीं पड़े, लोग जो हैं घर से ही जो है अपना इलाज करवा सकें। इसका एक एग्जांपल हम गवर्नमेंट की ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, जहाँ पे टेलीमेडिसिन अपॉइंटमेंट्स होती हैं।
नेक्स्ट हमारा जो हम हमारा स्टेप ले सकते हैं वो हम कर सकते हैं, अपने जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक और पोर्टेबल हेल्थ रिकॉर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स को। अभी जो कि चट्टे फाइलों के लगे रहते हैं उसकी जगह हम इलेक्ट्रॉनिक्स और पोर्टेबल हेल्थ रिकॉर्ड्स में जा सकते हैं। अगला जो हमारा हम जो क्या कर सकते हैं, हमें प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर इज़ प्लेइंग बिग रोल इन टेक्नोलॉजी। अब आज के टाइम पे प्राइवेट सेक्टर इज़ प्लेइंग बिग रोल इन टेक्नोलॉजी, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को मिलकर काम करना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सब चीज़ को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। इसेंशियल सर्विसेज फिर को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करना चाहिए कि इसेंशियल सर्विसेज लोगों को प्राइवेट दामों पे ना मिलें। इसेंशियल सर्विसेज को इसेंशियली रखा जाए, उन्हें जो है रीजनेबल रेट्स पे प्रोवाइड किया जाए या फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाए। और हमारा तीसरा है, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमारा सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम, फूड और हेल्थ, ये तीनों चीज़ों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हेल्थ, फूड एंड सोशल प्रोटेक्शन, इसे तीनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें। तीनों को हम अलग अलग तराजू में नहीं रख सकते, हमें तीनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़, हमारे इंडिया में हेल्थ का मतलब है टू टेक केयर ऑफ सिक, लेकिन हेल्थ का मतलब होता है हमें क्वालिटी वाटर प्रोवाइड करना, एक क्लीन एयर प्रोवाइड करना, ये सब भी हेल्थ के अंडर ही आता है। पर ये क्योंकि ये डायरेक्टली हेल्थ के अंदर नहीं आता, तो ये हेल्थ बजट इसे सपोर्ट नहीं करता, क्वालिटी एयर को, हमारा क्वालिटी वाटर को हमारा हेल्थ बजट सपोर्ट नहीं करता। तो हेल्थ सेक्टर को इस चीज़ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। हमें रेगुलर ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग और करनी पड़ेगी हेल्थ वर्कर्स की, ताकि उनका इंथुजियाज्म कम ना हो, वो काम करते रहें, उन्हें वेल पेड होना चाहिए उन्हें, क्योंकि वो कोरोना में इतने मुश्किल हालात में वो लोग काम कर रहे हैं, तो उनका इंथुजियाज्म कम नहीं होना चाहिए। इंडिया में हेल्थ लिटरेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई भी फेक न्यूज़ फैल जाती है, उससे जो है फ़ियर और स्टिग्मा बन जाता है। तो हेल्थ लिटरेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया में। तो वी नीड टू इन्वेस्ट ऑन स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, और हमें कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ में, रिसर्च सेंटर्स में और हेल्थ इंस्टीट्यूशन में, पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में। तो इंडिया जो है, अब हम कंक्लूड करते हैं अपना ये जो हमारा ये हमारा आर्टिकल है, इसे कंक्लूड करते हैं। इंडिया जो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ मूव कर रहा है। इंडिया टॉक्स अबाउट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। पर हमें जो है इसके साथ साथ हमें ह्यूमन रिसोर्सेज भी चाहिए। वी ऑल्सो नीड ह्यूमन रिसोर्सेज, ताकि जो है हम इंगेज कर सकें, हम एम्पावर कर सकें अपनी कम्युनिटी को, इंगेज कर सकें, हम उन्हें समझा सकें, हम उनके स्टिग्मास को दूर कर सकें, फियर्स को दूर कर सकें। तो हेल्थ सिस्टम को खाली सप्लाई साइड, हम ऐसे नहीं देख सकते कि हम हेल्थ सिस्टम को सिर्फ सप्लाई साइड की तरफ से नहीं देख सकते। इसमें हमें जो है सिटीजन्स को भी इंगेज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सप्लाई करते जाएं, और हमें सिटीजन्स के माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, ताकि हम एक बेटर हेल्थ सर्विस बुक कर सकें, हेल्थ सर्विसेज बना सकें हम एक बेटर। हमें इस सप्लाई साइड पे ही ध्यान नहीं देना पड़ेगा, हमें सिटीजन्स को भी इंगेज करना पड़ेगा, उनके स्टिग्मास को दूर करना पड़ेगा, उनको जो है उनके फियर्स को दूर करना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही, हम कल जो है अपने नए एडिटोरियल्स के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू।